बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी आपके साथ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते के साथ। जी हाँ नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन मैथमेटिक्स। आप इसे मैथ्स कह सकते हैं और मैथ्स भी कह सकते हैं। नाजरीन, बहुत आम अगर ज़बान हम कर दें तो इसे हम गणित कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एज अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आपके सामने आती है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, आप पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये काम ज़रूर आती है। बचपन से ही हमें घर से ही शुरू कर देते हैं मैथ सिखाना। कैसे आपको गुणा करना है, कैसे आपको भाग करना है, कैसे आपको प्लस करना है, कैसे आपको माइनस करना है। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे काम आती है। पर अगर ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन जाए, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाए, तो आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में हम सारी डिटेल देने की कोशिश करेंगे कि आप अगर एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं मैथ्स तो आपको क्या करना होगा, आप कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोग्राम में आइए हम इस्तकबाल करते हैं। हर बार मैं उन्हें फैकल्टी मैथ्स कह के इस्तकबाल करता हूं। आज मुझे मौका मिला है कि इसके बारे में डिटेल से बात करें क्योंकि उन्हें कमांड है इस सब्जेक्ट की पूरी। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं मोटिवेटर, करियर काउंसलर जनाब SM रज़ा सर, फैकल्टी मैथ्स एलन ब्रांच मुंबई। सबसे पहले आइए उनका शो पे इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। लगातार जो हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया, जी आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप मैथ्स की फील्ड में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है, ध्यान रखें। दो प्लस दो चार ही होता है, उसको 5 समझने की कोशिश नहीं करना है। जी तो मैथमेटिक्स जैसा आपने फरमाया है कि आपकी ज़िंदगी से अटैच है। लाइफ में अगर लेडीज़ को अगर किचन भी चलानी है तो वहाँ भी मैथ्स है, मार्केट में निकलना है वहाँ भी मैथमेटिक्स है। और आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जहाँ मैथ्स नहीं हो। ओके। अगर आप नीट का भी एंट्रेंस दे रहे हैं, फिज़िक्स अगर आपको करनी है तो वहाँ न्यूमेरिकल में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। आप 10th तक की मैथ्स हर एग्जामिनेशन में, नौकरी के लिए कहीं भी जाएं, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, क्लरिकल जॉब तक के लिए अगर आप निकलेंगे तो आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। सो मैथमेटिक्स हर जगह यूज़ होगी और हर जगह इसका एप्लीकेशन है। तो मैथ्स से आपको दामन नहीं छुड़ाना है बल्कि मैथ्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश करना है। जी बहुत शुक्रिया। सर, लैंग्वेज के बाद दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ्स होता है, जो बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है। जी। चाहे 1+1 करना सिखाएं, 2+2 करना सिखाएं, जी। या मल्टीप्लाई करना सिखाएं, या माइनस करना सिखाएं, काफ़ी कुछ मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है। जी। मैथ्स हमारी ज़िंदगी में बहुत रोल अदा करता है। अगर ये फेवरेट सब्जेक्ट हमारा बन जाता है तो क्या हमें मदद करेगा हमारी मंजिल तक पहुँचने में? हर जगह पे मैथ्स का एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, फिज़िक्स पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, मेडिकल साइंसेज में जितना कंप्यूटर का एप्लीकेशन है वहाँ जाना है, MCA आप ले लें, MBA में भी अगर आप फिनेंस वगैरह करते हैं वहाँ इकनॉमिक्स में आप देखें स्टैटिस्टिक्स, तो सारी जगह पे मैथ्स का एप्लीकेशन है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़िंदगी भी अगर आपको चलानी है तो कैलेंडर पे निगाह आपको होनी है, अपने जेब पे भी आपको ध्यान रखना है, अपने बजट का भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पे ही दुनिया को लेके चलती हैं। तो मैथ्स को लाइफ से अटैच कीजिए और इसको लाइफ से जोड़ के देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से मैं जितने भी टीचर्स हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ कि देखिए होता है क्या है कि जब आप सब्जेक्ट को डिलीवर करें क्लास में तो जो बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपको वैसे डिलीवर नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो पढ़ने में बच्चा भी कैपेबल है, वो सारी चीज़ें पढ़ सकता है। आपको करना क्या है कि जब आप उसको डिलीवर करें तो बच्चे के प्लेटफॉर्म पे जाके आप डिलीवर करें, बच्चे के लेवल से आप डिलीवर करें और अपने सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करें, इंटरेस्टिंग बना के पेश करने की कोशिश करें, तभी जाके बच्चा ऐसे सब्जेक्ट से अटैच होगा। तो एज ए टीचर ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मैथमेटिक्स को अपने लैंग्वेज में, ना कि बुकिश लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में बच्चे के सामने रखने की कोशिश करें। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करें या ना करें ये तो बात की बात है जी। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक हर माँ बाप को मैथ्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एकदम करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स ही आपके अंदर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी,
थिंकिंग स्किल, ये सब सारी चीज़ें मैथ्स से ही डेवलप होंगी। बल्कि मैं कह रहा हूँ जहन आपका शार्प होगा, किसी सब्जेक्ट की तरफ बढ़ने में आपके अंदर एक मोमेंटम आएगा। अगर मैथमेटिक्स वीक है तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट की तरफ आपका मोमेंटम काफ़ी लेस हो जाएगा। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा है कि साइंस को समझने के लिए मैथ्स एक लैंग्वेज है, और बिना लैंग्वेज के हर चीज़ गूंगी है। अगर आपको बोलना ही नहीं आए तो आप क्या जानते हैं, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो साइंस को अगर समझना है तो साइंस की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपको साइंस को एक्सप्रेस करना है, और वो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है, बिकॉज इसमें थ्योरी तो इतना ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो इसे बच्चों के अंदर अगर इंटरेस्ट पैदा करना है बचपन से, तो कोई टिप्स है जो आप देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को सबसे पहले तो कहाँ से नेगेटिव साइकोलॉजी, बिकॉज बहुत सारे लोग ना मैथ से डर जाते हैं, क्योंकि जब राइट आंसर मिलता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और हमेशा जब गलत आंसर आता है तो कहीं ना कहीं हमारे फॉर्मूलाज में गलती होती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और फिर धीमे धीमे हमारा ध्यान मैथ से हट जाता है। देखिए, मैं बच्चों से एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी सवाल को आपने किया और आंसर गलत आया तो ये जान लें कि वो सवाल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। किसी सवाल को लिया और आपने आंसर निकाला और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया तो दोबारा आप उस सवाल की तरफ सोचेंगे नहीं। लेकिन किसी सवाल को आपने स्टार्ट किया और कहीं जाके आप रुके और आंसर नहीं आया, और अगर आप सब्जेक्ट की तरफ ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो दोबारा से उस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश करेंगे। क्या उसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, उसको आप देखने की कोशिश करेंगे। तो जिस सवाल का आंसर पहली बार नहीं मिलता है, आप ध्यान रखें, वही सवाल आपको सब्जेक्ट सिखाने वाला है। तो कभी भी सवाल का अगर आंसर नहीं मिले तो आपको घबराना नहीं है। ओके। हाँ सर, कभी कभी ऐसा भी लगता है ये जो मैथ्स हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो जिंदगी में कहीं तो कुछ काम नहीं आता। फॉर एग्जांपल अल्फा ले ले, बीटा ले ले, तो ऐसा लगता है कि ये सब जिंदगी में कहाँ होने, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो इंसान को आना चाहिए। जी, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिम्बॉलिकली इंसान आगे बढ़ाता है। अब देखा होगा आपने कि एक होता है कि आपने किसी को एक जुमला कहा और उसने कहा कि हाँ मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अब इतना बड़ा एक उसने सेंटेंस बोल दिया और एक आदमी ऐसे सर हिला देगा तो ये सिंबल बता देगा कि वो वही बोलना चाह रहा है जो मैंने बोला है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। तो मैथमेटिक्स में ये जो सिंबल्स होते हैं बेसिकली बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी तरह से पेश करने में ये काम करते हैं। तो सिंबॉलिकली जितना आप स्ट्रांग होंगे मिनिमम आप एनर्जी में ज्यादा चीजों को आप सीख पाएंगे। तो बेसिकली ये इंडिकेशन से चीजों को समझने के लिए साइन एंड सिंबल पे फोकस करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ग्रेटर देन का सिंबल क्या है, लेस देन का सिंबल क्या है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे साजिद साहब, फिर वही बात आती है कि आप कैसे बचपने में बच्चों को किसी सिंबल को आप सिखाते हैं। अब देखिए क्या होता है, छोटा बच्चा है, ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं तो बहुत ही होता था, आज भी होता हूं थोड़ा बहुत। और देखें मैं आपको अब एक मैं एग्जांपल से रख रहा हूं, आप महसूस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद इंग्लिश बोलने वालों की है या उर्दू बोलने वालों की है, तो आप कहेंगे इंग्लिश बोलने वालों की तादाद बड़ी है। यानी जो इंग्लिश का साथ है वो बड़ा हो गया और जो उर्दू का साथ है वो छोटा हो गया। तो जब आप एज ए टीचर बच्चों के सामने इस तरह से चीजों को पेश करेंगे तो पूरी जिंदगी उनको याद रहेगी और वो भूलेंगे नहीं। क्या इंग्लिश का साथ 7 बड़ा, वो बड़ा हो गया क्योंकि इंग्लिश ज्यादा बड़ी तादाद में लोग बोलते हैं तो बड़ा हो गया। अच्छा। 7 जो है वो उर्दू का साथ जो है वो उर्दू बोलने वालों की तादाद छोटी है बनिस्बत इंग्लिश बोलने वालों की, लॉजिकल आंसर, तो वो छोटा है, माने लेसर का सिंबल हो गया। उसी तरह से एक दो और एग्जांपल दे रहा हूं। होता है क्या है, नंबर सिस्टम हम समझने चलते हैं। अब क्या होता है कि उसको याद टीचर कराते हैं, नेचुरल नंबर ये याद करो, होल नंबर ऐसे याद करो, इंटीजर ऐसे याद करो। लेकिन देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। नेचुरल का मतलब होता है नेचर से निकली हुई चीज, ऐसे मैं समझूं। अच्छा, नेचर किसे कहते हैं? वो चीज जो खुदा ने बनाया। अच्छा, खुदा ने कैसी चीजें बनाई हैं? 4 जैसे मान लिया 5-7 समुद्र बना दिए, 50 पहाड़ बना दिए, 2 ट्री बना दी, 2 माँ बाप बना दिए। यानी जो खुदा ने चीज, जो नेचर ने चीज बनाई है वो माइनस में नहीं बनाई है, वो 0 नहीं बनाई है, वो डेसिमल में नहीं बनाया, वो रूट नहीं बनाया है। इसका मतलब वो नंबर जो पूरा हो, जिसमें डेसिमल नहीं हो, जिसमें माइनस नहीं हो, वो नंबर नेचर से लगा हुआ है, और जो नंबर नेचर से लगा हुआ है उसी को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो एक बार अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बच्चों के सामने आप बताएं तो ये चीजें एकदम बच्चे समझते हैं। अब आगे आती है बात, होल नंबर किसे कहते हैं? तो मैं कैसे समझाता हूं। नेचुरल नंबर तो आपको समझ में आ गया, पूरा जिसमें डेसिमल नहीं हो, जिसमें बटे नहीं हो, माइनस नहीं हो, रूट नहीं हो, नेचुरल नंबर हो गया। 1 2 3 या 1 2 3 वो आ गया नेचुरल नंबर। अब मैंने कहा कि देखो होल कैसा होता है, आपने देखा होगा
एक चूहे को होल में घुसते हुए। तो मैंने बच्चे से पूछा होल कैसा होता, तो बच्चे ने ऐसे बताया। मैंने कहा देखो तो ये 0 दिख रहा है आपको, तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा नेचुरल नंबर में अगर पहले 0 लगा दोगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो आप बच्चों को सिंपल वे में मैथमेटिक्स जो आपकी लाइफ में है वैसे आप मैथ्स को समझाने की कोशिश करें। फिर आप कैसे समझाएंगे इंटीजर, आप कहेंगे ये 0 1 2 3 7 आपको तो समझ में आ गया, अब इसी टाइप के माइनस वाले नंबर ला के यहाँ पे इंटर करा दें, तो इंटर से वर्ड आप इंटीजर बता दें तो बच्चा इंटीजर भी समझ जाएगा। तो सिंपल लाइफ से जो चीजें हैं उसको जोड़ के अगर आप मैथ्स बताएंगे तो बच्चे में एक एक्साइटेशन आएगी, एक फीलिंग पॉजिटिव आएगी, और जब एक बार एनर्जी आ जाएगी तो जितनी बड़ी जंप आप लगवाना चाहें शाबाशी देके जंप लगवा सकते हैं आप। ओके अच्छा, एक और चीज़ है प्रॉब्लम जो मैथ्स के साथ होती है, वो है कि कुछ चीज़ों को समझ, जैसे आपने बोला कि साइन एंड सिंबल को समझ में आना चाहिए जी। आगे चल के जो कंफ्यूजन होता है कि अगर हम आर्ट्स की तरफ जाते हैं तो भी मैथ्स रहता है Right. और साइंस की तरफ जाते हैं तो भी मैथ्स रहता जी, है जी। तो ये दोनों के मैथ्स में इतना ज़्यादा फर्क क्यों है? तो मैथ्स तो दोनों ही है, पर साइंस की मैथ्स और आर्ट्स की मैथ्स दोनों में फ़र्क है। साजिद साहब एक बहुत इतना इतना अच्छा आपने टेक्निकल क्वेश्चन किया है, बहुत जी, thank तह तक इसका जवाब देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। क्या होता है कि जब आप NCERT की किताब उठाएंगे, बच्चे और पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की बल्कि कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ी मेरी जानकारी है उसके बिना पे। जब आप NCERT 11-12 की किताब उठाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे और उस किताब को जब आप पढ़ के और JEE मेंस का पेपर, क्योंकि JEE मेंस में लिखा होता है एज पर NCERT, जब आप JEE मेंस का पेपर उठाएंगे और जब आप उसमें क्वेश्चंस टैली कराएंगे तो वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेंगे, तो आपको परेशानी होती है। अब आप पूछने लगते हैं किसी से कि ये बताइए कि मुझे JEE का एग्ज़ाम देना है तो मैथ्स NCERT से पढ़ना है या कहीं और से पढ़ना है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है NCERT की किताब सिर्फ है मैथ्स। और जब आप JEE में जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपसे मैथ्स वो पूछी जाएगी जो मैथ्स इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन रखती है, यानी NCERT ओनली मैथ्स है। वो मैथ्स साइंस के लिए भी अप्लाई हो सकती है, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे और उस एंट्रेंस को फेस करेंगे तो वहाँ मैथ्स का वो पोर्शन आपसे पूछा जाएगा जिसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग साइड है। तो आप जब कॉमर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ वो मैथ्स पूछी जाएगी जिसका एप्लीकेशन कॉमर्स में ज़्यादा है, जैसे स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछी जाएगी, प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स जाएंगे तो पूरी स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हो जाएगी। तो जहाँ जैसी यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग मैथ्स को लाया जाएगा। तो आर्ट्स में जिस तरह का आपको मैथ्स BA मैथ्स होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, BSc मैथ्स डेफिनेटली थोड़ी सी अलग हो जाएगी वहाँ पे जाके। ओके एक और चीज़ है, फार्मूलाज जो रिमेंबर करने की बात होती है जी, तो ये याद करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड में हो। जी। फॉर एग्जांपल A + B = वॉट, जी। ठीक है, A + B² = वॉट। जी, तो जी। एक तो नंबर्स होते हैं और फिर दूसरा अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जी। इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका लॉजिकल आंसर आप क्या देना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसे कैसे मैनेज हम कर सकते हैं? कुछ नहीं, अल्फ़ाबेट तो आपके सिंप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा वही X + Y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, वही √2 + √3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। सिंबॉलिकली आपको आसानी से सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश की जा रही है। फॉर्मूले को जब भी आप करें, देखिए यहाँ से एक और बात मैं कह रहा हूँ, जो थोड़े से बड़ी क्लास में बच्चे हैं 8, 9, 10, 11, 12 में, किसी भी फॉर्मूले को जब आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई करें तो सबसे पहले देखें कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, उस फॉर्मूले को डिराइव करने में कैसी कंडीशन लगाई गई है, उस कंडीशन से मैच होता हुआ क्वेश्चन अगर आप उस फॉर्मूले पे करने की कोशिश करेंगे तो जवाब सही आएगा। और अगर फॉर्मूले को डिराइव करने की कंडीशन अलग है और गिवन क्वेश्चन की कंडीशन अलग है और लगा दिया आपने वो फॉर्मूला, तो डेफिनेटली जवाब कभी भी सही नहीं आएगा। तो जब भी किसी थ्योरम को पढ़ें, किसी फॉर्मूले को पढ़ें, तो आप देखें कि उस थ्योरम को, उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जा रहा है, और ध्यान रखें कि उस फॉर्मूले पे या उस थ्योरम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को करने का रास्ता वही होगा जिस तरह से उस फॉर्मूले को डिराइव किया गया है। तो रास्ते अलग नहीं है। ओके तो मतलब कोई टेक्निक है इजी वे में अगर हम इसको याद करना चाहें, बिकॉज फार्मूला ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम में कई बार ऐसा होता है कि कई जो है फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं, तो इसकी कोई टेक्निक भी आप लोग सिखाते हैं या कैसे इसको किया जाता है? बिकॉज सॉल्व करना तो डिफिकल्ट है प्रॉब्लम को। देखिए ऐसा है, मैथ्स में और हिस्ट्री में देखिए मैं थोड़ा सा फ़र्क आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री में क्या है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करें तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। एकदम डेट आपका परफेक्ट होना चाहिए, एकदम आपका सन जो होता है वो एकदम परफेक्टली आपको याद होना चाहिए, नेम ऑफ किंगडम, किंग, ये वो सारी चीज़ें। मैथ्स में कुछ आपको याद नहीं करना है,
वो आपको खुद लिखना है, लिख के उसको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स और साइंस बेसिकली प्रैक्टिस के सब्जेक्ट है, ना कि याद करने के। अच्छा, क्योंकि चीजें वेरी करेंगी, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, राइट? 100%। अ रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो साइंस बेसिकली प्रैक्टिस का, मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप याद करें ना, छोटी क्लास में जब आपने हिसाब किताब करना शुरू किया होगा तो आपकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन आज उसी चीज को जब आप करते होंगे तो स्पीड आपकी फास्ट होगी। आपने कुछ नया नहीं किया है। जो फॉर्मूले पहले 2 + 3 5 लिखते थे, आज भी लिखते हैं, लेकिन पहले करने में टाइम लगता था, लेकिन आज कम। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है। इंसान ने बार बार किया तो चीजें अपने आप ही स्पीड में आ जाती हैं। वो सर, अभी तो बहुत सारे सवाल हैं और करना है आपसे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कौन है जो मैथमेटिक्स में हमारे सामने उभर के आते हैं और मिसाल बनते हैं? देखिए, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इनिशियली से आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा। जीरो का आविष्कार, आई मीन ग्रेट मैथमेटिशियन। और रामानुजन साहब इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा जितने भी आपको फिजिसिस्ट जो मिलेंगे, जो फिजिक्स के फील्ड के जो नोबेल लॉरिएट मिलेंगे या जो साइंटिस्ट मिलेंगे, वो फिजिक्स के साथ साथ एक अच्छे मैथमेटिशियन भी होते हैं। न्यूटन के बारे में बताऊं, वो फिजिक्स के साथ साथ एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। लेबनीज एक साइंटिस्ट गुजरे, उनका भी बहुत सारा मैथमेटिक्स में काम है। तो मतलब नेपियर है, नेपियर का भी बहुत सारा मैथमेटिक्स में वर्क है। पास्कल भी हैं, बहुत सारा मैथ्स में आपने काम किया है। तो इस तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में काम किया है। और कुछ दिनों पहले इंडिया में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ही एक ग्रेट प्रोफेसर इजहार हुसैन साहब थे, जिन्होंने मैथ्स में बहुत अच्छा काम किया। प्रोफेसर अबुल हसन साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैथ्स में एक नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन साहब के बारे में मैं कहना यहाँ नहीं भूलूंगा। ज़ियाउद्दीन साहब भी बहुत एक ग्रेट मैथमेटिशियन इंडिया में गुजरे हैं। ओके, एक्चुअली सर, ये तो मैथमेटिशियन थे जिनके नाम आपने बताए हैं जी। लेकिन अगर हमें मैथमेटिशियन बनना है आगे चलकर एक बड़ा मैथमेटिशियन, तो बचपन से हम लोग जो देखते हुए आ रहे हैं, अगर किसी चीज़ का ट्यूशन लगे या ना लगे, किसी मैथ्स सब्जेक्ट का ज़रूर लगता है, लेकिन मैथ्स का ज़रूर लगता है। जी, लेकिन उसके जी। बावजूद भी हम कामयाब नहीं है मैथ्स में। देखिए, ट्यूशन लगाने के पीछे एक जो मंशा आजकल पेरेंट की है वो ये है कि स्कूल से जो होमवर्क मिला उसको कराने के लिए, सब्जेक्ट सिखाने के लिए नहीं। जी। तो पेरेंट्स से मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि अगर आप ट्यूशन लगाएं तो ट्यूशन टीचर को आप कहें कि होमवर्क ही प्रायोरिटी नहीं है। पहले बच्चे को आप पूछें कि जो उसने क्लास में मैथ्स का पीरियड लिया, अगर उसमें उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया है तो उसको आप सिंपल लैंग्वेज में पहले समझाएं, और समझाने के बाद जो स्कूल का होमवर्क है उसको बच्चे को करने दें। और जब वो होमवर्क करने में कहीं प्रॉब्लम फेस करता हो तो वहाँ उसको गाइडलाइन दें। अगर ऐसे रास्ता लिया जाए तो मैथमेटिक्स आराम से समझ में आ जाएगी। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्यूशन जाके सारे काम हो जाएंगे, जरूरी मुझे नहीं लगता है कि ट्यूशन किस चीज़ का नाम है। आप स्कूल गए, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, स्कूल में ज़्यादा भीड़ होती है, 40-50 बच्चे होते हैं, कभी कभी इंसान का जहन है डिस्ट्रैक्शन में होता है, कोई चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। अब अगर कोई चीज़ हम समझ नहीं पाए तो जिस टीचर के पास अगर हमने अपने आप को अटैच किया है तो वो पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझा दें, और समझाने के बाद जो एक्सरसाइज है बच्चे को कहें कि आप एक्सरसाइज मेरे सामने करो, और जहाँ जहाँ एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आए बच्चे को गाइडलाइन दें कि इस प्रॉब्लम में आपको ये थ्योरी, ये फार्मूला लगाना चाहिए, आपने नहीं लगाया, एक बार इसको लगा के खुद से अप्लाई कीजिए, खुद से सीखिए, बच्चे को करने दें, ना कि आप। ध्यान रखेंगे एग्जाम बच्चे को देना है, आपको नहीं देना है। बिल्कुल। सर, एक जहन में बड़ा ज़बरदस्त सवाल आ रहा है जी। आज के दौर में लोग कह रहे हैं कि आपको टेबल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहाड़ा हम कहते हैं। जी जी। पहले हम लोगों को याद कराया जाता था 20 तक, 25 तक, 50 तक लोगों को याद होता था पहाड़ा। जी जी। पर आज के बच्चों में ये चीज़ नहीं डेवलप की जा रही है। लोग कहते हैं कि पहाड़ा याद करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बहुत ईजी है, कैलकुलेटर आपके मोबाइल में भी होता है, या बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन सिखा देते हैं। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं कि पहाड़ा बच्चों को याद कराना चाहिए टेबल्स, या नहीं कराना चाहिए? छोटी क्लास में टेबल याद कराएं आप। देखें, ध्यान रखें, 11th-12th में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंडियन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन में जितने भी मैक्सिमम जितने एग्जामिनेशन है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। आज भी नहीं अलाउड है? आज भी अलाउड नहीं है। कुछ सिंपल कॉम्पिटिशन्स, कुछ कॉम्पिटिशन्स है जहाँ पे अलाउड है, अदरवाइज इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में, मेडिकल के एंट्रेंस में, सिविल सर्विसेज में कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो अब आप ये बताएं कि अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आपको फिंगर टिप पे सारे रिजल्ट याद नहीं है और आपको टेबल याद नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? एक बार पहले तो अलग से आप कैलकुलेशन करेंगे, तो जितना टाइम लगेगा
आई मीन सवाल को, क्वेश्चन को करने में उतना टाइम लगेगा आपको टेबल तैयार करने में। तो जितना आपकी स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड डिक्रीज होके आधी या उससे भी कम हो जाएगी। जी तो अलॉटेड टाइम में आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो आप याद कराएं और साथ साथ बच्चों को बताएं भी कि टेबल कैसे बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा टेबल समझ सकता है। जैसे एक सिंपल मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अगर बच्चा एडिशन समझ गया तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन समझाएं। देखिए कैसे मैं समझाता हूं। 4 into 5 ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप उसको अगर एडिशन समझ में आ गया तो आप ये बताएं 4 into 5 का मतलब ये है कि 4 को 5 टाइम्स ऐड कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन पे भी ले जाके समझा सकते हैं। उसी तरह से डिवीजन को आप सब्ट्रैक्शन पे भी ले जाके समझा सकते हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बच्चों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और पर्टिकुलरली मैं टीचर से यहाँ फिर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप मैथ्स को या साइंस को पढ़ाएं तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और कहीं से ये एक्सप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप बहुत मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप क्लास ले रहे हैं और 4 बार चश्मे अपना ऊपर करें और पसीने पोंछें। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला बच्चा ओब्वियसली एक प्रेशराइज माहौल में आ जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं कौन सी टिपिकल चीज़ उसको पढ़ाई जा रही है, जबकि उसको वो पढ़ाया जा रहा है जो सबसे आसान है। ओके सर, एक और चीज़ बचपन से जो होती है वो है कि अगर हमारा रुझान बायो की तरफ है तो हम मैथ्स पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं जी। तो इज़ इट फाइन? ओके है। देखिए 10 तक तो आपको सब्जेक्ट का डिवीजन करना ही नहीं है। 10 तक आपको साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपको सोशल स्टडीज़ भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, पांचों सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। यानी पांचों सब्जेक्ट जब आप मजबूत नहीं रखेंगे तो आपका स्कोर 10th में नहीं अच्छा आएगा। याद रखेंगे डिवीजन होगा 10th के बाद। हाँ, आईसीएसई बोर्ड में और आईजी बोर्ड में, आईबी में जो इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं वहां पे 9 से डिवीजन्स आ जाते हैं। तो जहां जिस बोर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां तक डिवीजन नहीं है वहां तक आपको सारी चीजें पढ़ना है। उसके बाद जैसे डिवीजन हो उसके बाद डिवीजन पे आप चल पड़े। ओके सर, अब हम पूछना चाहते हैं कुछ अहम सवाल। नॉर्मली 10th के बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें मैथ्स लेना है या बायो लेना है। जी। फर्ज कीजिए हमने मैथ्स ले लिया जी। अब हमें क्या करना होगा? मतलब हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ सकती है, किस फील्ड में हम जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस हमें क्या करना होगा मैथमेटिक्स में? जैसे आपने 11th-12th में मैथ्स ऑप्ट किया तो पहली तो स्ट्रीम आपके लिए इंजीनियरिंग की ही निकल के आ जाती है। ओके तो ये इंजीनियरिंग तो कॉमन है, सबको पता है तकरीबन। सबको पता है। अगर आप आगे मैथमेटिक्स की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप बीएससी मैथ्स ले लें। जैसे पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने बताया कि आप बीएससी फिजिक्स लेते हैं, वैसे यहाँ बीएससी मैथ्स ऑनर्स आप ले लें। बीएससी मैथ्स करने के बाद फिर आप एमएससी में आप आ जाएं। अब जैसे एमएससी में आएंगे फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, अलजबरा अलग आ जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी अलग आ जाएगी, स्टैटिस्टिक्स आपकी आ जाएगी, टोपोलॉजी आ जाएगी, ऑपरेशन रिसर्च आपका आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मैथमेटिक्स के विंग्स वहाँ पे आपके आ जाएंगे। आप एमएससी कर लें और उसके बाद आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके मैथ्स में आप रिसर्च कर लें। देन पीएचडी करने के बाद आप एज ए लेक्चरर आप चले जाएं। तो एक इस तरह का रास्ता बनता है। अब सपोज कीजिए कि मुझे लगता है कि नहीं बीएससी के बाद मुझे कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, तो आप वहाँ से एमसीए का एंट्रेंस देके आप एमसीए कंप्यूटर फील्ड में आप निकल सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स अगर आप एमएससी में ओआर ऑपरेशन रिसर्च ले लें तो आप कंप्यूटर की फील्ड में बहुत अच्छा आप एमएससी ओआर करने के बाद आप आगे निकल सकते हैं। तो वो भी आपके लिए एक रास्ता निकल के आ जाता है। बीएससी मैथ्स करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके ऑप्शनल सब्जेक्ट एज अ मैथ्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। 2019 में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो टॉपर आए थे आईआईटी मुंबई से, जिनका बैकग्राउंड था, उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स ही ऑप्ट किया था। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आप मैथ्स ऑप्ट करके आगे निकल सकते हैं। बीएससी के बाद आप बीएड करके मैथ्स के एक अच्छे टीचर आप स्कूल में बन सकते हैं, या नहीं तो बीएससी में आप स्टैटिस्टिक्स लेके स्टैट के फील्ड में आगे निकल सकते हैं। इसी तरह से स्टैट का एक बहुत अच्छा हम लोगों ने इंस्टीट्यूट है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसका हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, उस तरफ आप निकल सकते हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज में आप निकल सकते हैं। सो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मैथ्स में है। मैथ्स से ज़्यादा मैं समझता हूँ ऑप्शन रेयर ही किसी फील्ड में होगा एक्सेप्ट मैथ्स एंड फिजिक्स। या ओके तो ये सारे ऑप्शन सर ने आपको बताए हैं। अगर मैथ्स हम लेते हैं तो जैसे एक बैंकिंग है, एक फिनांस हो गया, और इसके अलावा कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने है? बैंक एंड फिनेंस के अलावा आप एकेडमिक्स में आप चले जाएं, पूरा कंप्यूटर फील्ड में आप चले जाएं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में आप निकल जाएं। रिसर्च इन इंजीनियरिंग साइड आप निकल जाएं, रिसर्च इन फिजिक्स साइड निकल जाएं, रिसर्च इन केमिस्ट्री साइड निकल जाएं। वहाँ भी मैथ्स के आपको एप्लीकेशन मिलेंगे। तो मैथ्स तो आपको हर जगह। मेट्रोलॉजी कुछ होता है, ये भी मैथ्स का हिस्सा है? नहीं, मेट्रो मौसम विभाग में भी जब आप जाएंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देखें फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे,
एडवांस लेवल पे, तो वहाँ भी मैथ्स आपको आके दिखाई देगी। तो मैथ्स जहाँ भी आप निकलेंगे और नेचर से अपने आप को अटैच करके नेचर की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ मैथ्स आएगी। 10th के बाद मैथ्स को हम ऑप्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैथ्स पे बहुत फोकस करते हैं, और अगर हमें JEE मेंस का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो इसकी तैयारी को हम कैसे जोड़ सकते हैं अपने 11th और 12th से? देखिए, मेंस में खास तौर से जो IIT JEE एडवांस में जो रैंक जो डिसाइड होती है, उसमें मैथ्स बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो मैथ्स तो आपकी अच्छी हर हाल में होनी चाहिए, और कहा जाता है जिसकी मैथ्स अच्छी होगी उसकी फिजिक्स भी अच्छी होगी, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी होगी। तो मैथ्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, 2 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे ही हो गए। तीसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री बचा, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो तकरीबन 60% सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली 70% अच्छा हो चुका होगा, और अगर उतने सब्जेक्ट के सहारे भी अगर आप चाहें तो एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। तो मैथ्स, बार बार आ रही है बात, लैंग्वेज है साइंस को समझने की, इसको लैंग्वेज के तौर पे लेके आप चलिए। ओके, चलिए, एक सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप बताएं जहां से हम मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और आगे चलकर हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जॉब के लिए। मैथमेटिकल साइंसेज में अगर आपको रिसर्च करना है, जैसे फिजिक्स में मैंने आपको इंस्टीट्यूट की सारी काउंटिंग आपको बताई। IISc बेंगलोर मैथमेटिकल साइंसेज में रिसर्च कर सकते हैं। IISER में आप मैथमेटिकल साइंस में इंजीनियरिंग का जो भी मैथ्स के साथ एप्लीकेशन होगा उसमें आप रिसर्च 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। सारे IITs में BS प्लस MS मैथ्स का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। NITs में आप मैथ्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ BSc एंड MSc में मैथ्स का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। CEBS यहाँ पे कलीना में मुंबई यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज का एक सेंटर है, वहाँ मैथमेटिकल साइंसेज में आप रिसर्च कर सकते हैं। नाइजर भुवनेश्वर में आप मैथमेटिकल साइंसेज में आप रिसर्च कर सकते हैं। सो रिसर्च के मैथ्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और अब तो रिसर्च की लेबॉर्ट्री भी डेवलप हो गई है, फ्रांस में है और जर्मन में और अमेरिका में मैथ्स में लेबॉर्ट्री और इस पर रिसर्च भी हो रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथ्स UG एंड आई डिसाइडेड टू चूज कंप्यूटर साइंस एज माई करियर। प्लीज मेंशन नेम ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी, सम यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बहुत सारे, देखिए BSc अगर आपने मैथ्स कर लिया तो अगर MCA, अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अगर आपको MCA करना है तो JNU का एंट्रेंस सबसे अच्छा लोग ग्रेड उसकी देते हैं। उसके अलावा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप ले लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का MCA बहुत अच्छा माना जाता है। तो BSc अगर मैथ्स हो तो उसके बाद आप MCA की तरफ निकल सकते हैं। BSc मैथ्स के बाद आप FCAT का जो एंट्रेंस मैंने बताया था उसको करके आप टेक्निकल ब्रांच इन एयरफोर्स भी आप निकल सकते हैं। CDS का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करके आर्मी में या नेवी में या आप एयरफोर्स में एक ऑफिसर ग्रेड पे जा सकते हैं। और दीगर जो एंट्रेंसेज हैं, कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं है जहाँ पे मैथ्स नहीं हो। देखिए, याद कीजिए TIS का हम लोगों ने बताया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज यानी कि और मास्टर्स कोर्स हैं, रिसर्च के कोर्स हैं। जब आप उसका एंट्रेंस फेस करेंगे वहाँ भी मैथ्स आएगी। तो मैथ्स तो हर जगह मिलेगी आपको। ओके, एक और सवाल है कि मैं बैचलर डिग्री होल्डर हूँ विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आई एम इक्वली इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, जस्ट स्टक बिटवीन देम टू ज्वाइन माई मास्टर। प्लीज। दोनों बराबर हैं, बस अगर 19 और 19.1 का भी जिस सब्जेक्ट में फ़र्क हो उस तरफ आप 19.1 की तरफ आप कदम बढ़ाएं। मैथ्स से भी ऑप्शन, फिजिक्स से भी ऑप्शन मिलेंगे, और कुछ ऑप्शन तो मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों से मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे उस एंट्रेंस की जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो लिखा होगा इधर BSc इन मैथ्स और BSc इन फिजिक्स। ओके, अगर मैं नॉर्मल वर्क प्लेस की बात करूँ इंडिया में, अगर मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो कौन कौन से जगह है जहाँ पर मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। पूरी प्रोग्रामिंग कंप्लीटली मैथमेटिकल एक फील्ड ही है। जितने भी कंप्यूटर में आप प्लानिंग देखेंगे प्रोग्रामिंग कंप्लीटली वो मैथ्स बेस्ड चीज़ होती है। तो आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो जितने भी आप सर्किट थ्योरी भी आगे चल के पढ़ाई जाती है मैथ्स पे ही सारी चीज़ें आगे चल के डिपेंड कर जाती हैं। पूरी प्रोबेबिलिटी आप देख लें, इसका इंटरवेंशन हर जगह आपको साइंस के फील्ड में मिलेगा। एक और आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने फिजिक्स का एक वो बताया था, बॉम्बे में ही लोखंडवाला में एक इंस्टीट्यूट है, ओशनोग्राफी का एक इंस्टीट्यूट है, वो भी फिजिक्स से ही एक अटैच फील्ड थी जिसका जिक्र छूट गया था पिछले प्रोग्राम में, वो मैंने बताया आपको। बात आ रही थी मैथ्स की, तो जहाँ भी आप जिस तरह भी चाहें मैथ्स के लिए निकलने में कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ मैथ्स के लिए बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बस आपका रुझान, सबसे पहले रुझान आप देखिए। ओके सर, जब हम नीट का एंट्रेंस एग्जाम दें और JEE मेंस का एग्जाम दें, एंट्रेंस एग्जाम, तो दोनों में जो है एक जगह पे हमें बायो को अहमियत देना पड़ता है और एक जगह पे हमें मैथ्स को अहमियत देना पड़ता है जी। पर अगर हम दोनों एंट्रेंस साथ में देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? इसके लिए हम मतलब कैपेबल होंगे, कर सकते हैं? बिकॉज
दोनों टॉप, इंडिया के टॉप ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके लिए कड़ी मेहनत और बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। बच्चों से एक बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि साजिद साहब के सवालात जो हैं वो आपके लिए हैं कि देखें, आप कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं कि आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों से मुलाकात होती है कि नहीं, मुझे अगर नीट नहीं हुआ तो मुझे जेई की तरफ जाना है। तो आप एक सब्जेक्ट 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ चौथा सब्जेक्ट आप मैथ्स ले सकते हैं। ओके। अब पांचवा आपके पास इंग्लिश होगा। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई भी क्वालिफाई करते हैं और नीट भी क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनको दोनों सब्जेक्ट में उनको इक्वली कमांड होता है। टाइम, यहाँ पे बात वही आती है कि वो कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं, कितना वो पैशनेट हैं अपने करियर के लिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया तो आपने टाइम तो लगाया, अब मैथ्स को भी इक्वली आपको लेना है तो फिर मैथ्स के लिए भी टाइम टेबल आपका इंक्रीज करेगा। जहां 5 घंटे में वहां काम चल रहा था, हो सकता है 7 से 8 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप पैशनेट है दोनों सब्जेक्ट को लेके चलने के लिए, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपको लेके आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जो इनके सवाल से लगे हुए हैं उसी बात को मैं यहाँ पे आगे रख रहा हूँ। ध्यान दें, नीट भी और जेई दोनों अपने आप में आसान एंट्रेंस नहीं है। कभी ऐसे मत सोचिएगा कैजुअल होके कि अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो जेई में भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों आसान नहीं है। तो आपको बहुत माइन्यूटली कदम बढ़ाना है। हाँ, अगर आपको बायो के साथ मैथ्स में एकदम पैशन है, दोनों मेरा इक्वल है, बढ़िए, लेकिन टाइम का प्लीज मिस मैनेजमेंट मत कीजिएगा। टाइम को प्रॉपरली आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। बस सिंपल लैंग्वेज में, बार बार कह रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट को रखने की कोशिश करना। और टीचर से तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और आपसे मैं रिस्पेक्टफुली एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा क्लास में आपका सब्जेक्ट वही बच्चा मजबूत करेगा जो आपके सामने चैलेंज थ्रो करेगा। जी, ओके। तो ये इसको आप अपने लिए एक बेटरमेंट का स्कोप मानते हुए आप लेके चलें। कभी भी आपको हेजिटेट नहीं होना है, कभी आपको पैनिक नहीं होना है और कभी आपको इम्पल्सिव नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी बहुत सारे सवाल और भी हैं लेकिन वक्त नहीं है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे मैं इससे सवाल करूंगा। और मैथ्स पढ़िए, मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि अगर लैंग्वेज नहीं हो तो इंसान गूंगा है, उसी तरह से अगर मैथ्स नहीं आएगी तो साइंस आपके लिए मीनिंगलेस है। तो मैथ्स को लाइफ में अपनाएं, इससे आपका घर भी, आपका किचन और आपका पूरा बजट भी अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी भी सही ट्रैक पे चलेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास कई और भी सवालात हैं लेकिन वक्त नहीं है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे और व्यूअर्स के भी जो सवाल होंगे उसके जवाब आपसे हासिल करेंगे इंशाल्लाह। हम सोच रहे हैं सर अगले एपिसोड में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायो हो गया। अब सोच रहे हैं कि अगले एपिसोड में बात किया जाए करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। जी हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंग्लिश अगर आप एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करें तो क्या करियर में ऑप्शंस हैं, उस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। ओके, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लिमिटेड है लेकिन फिर भी हम लोग इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और होता क्या है, जब आप चीज़ों को सर्च करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं। और जैसे मैंने अभी टीचरों से रिक्वेस्ट किया था, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, जब बच्चों के सवालात आते हैं तो जब हम लोग उस पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी नई आती हैं। तो उन तमाम चीज़ों के लिए मैं आप तमाम लोगों का, तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते अगले एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आपके सामने क्या क्या रास्ते निकल कर आते हैं। इससे जुड़े हुए अगर कोई सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, लेकिन सब्जेक्ट याद रखिए, सिर्फ सब्जेक्ट से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछना है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं लेकिन जुड़े हों सिर्फ एजुकेशन से। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।